को यहाँ के लोग बहुत अच्छे मिले, लेकिन मेरा नसीब था कि ऐसा पति हमको भगवान दे दिए कि हमको ज़िंदगी भर का रोना मिल गया और हमको अपना उतना टेंशन नहीं रहता। मेरे लड़के का टेंशन हमको दिन रात सताता रहता है। वो एक जानवर से भी गिरा हुआ इंसान है। तो नेपाल सरकार से केवल हाथ जोड़ के सबसे यही विनती है कि जो भी ये गलती किया है उस गलती की सज़ा कानून की बेइज्जती ना हो। कानून यही कहता है, चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। श्रीमानले अब तपाईलाई त व्यवस्था गरेको छ, तर छोरा भनेर कहिले राम्रो गरेको छैन? कुछ नहीं। मेरे बेटे को इतना गंदा वो गाली देता है तो मेरे बेटे का व्यवस्था करेगा वो। वहाँ बिचारा फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आउँदा त वहाँ यति रुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँलाई अदालतसम्म जाने बाटो थाहा थिएन, कहाँबाट जाने, सर्वोच्च अदालत कहाँनेरि हो। 9 वर्षदेखि उहाँ लडिरहनु भएको छ के अदालत में। केवल यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को पूरे नेपाल के लोग जाने कि इसका बेटा है। जो छिपा के रखा गया है उसको सबके सामने लाया जाए। हामीसँग एकजना चाहिँ इन्डियन अथवा भारतीय महिला हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपाली युवासँग विवाह गर्नुभएको थियो, तर अहिले उहाँले अर्को विवाह पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई जुन तरिकाको एउटा श्रीमतीको दर्जा दिनुपर्ने त्यो पनि दिनुभएको छैन। उहाँले एकदमै दुःख गरेर इन्डियादेखि नेपाल आउने अनि मुद्दा गर्ने, फेरि इन्डिया फर्किने गर्दा उहाँलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। यो निकै लामो समय पनि भएको छ र यसलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ महिला अधिकार कर्मी ज्यास्मिन ओझाले। र अब यो घटनाको सुरुवात कसरी भएको थियो, कसरी चाहिँ एउटा भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्न पुग्नु भयो, यो पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूको केस कसरी अगाडि बढिरहेछ र यो के भइरहेछ त यसको बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। यसको लागि म दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब ज्यास्मिन ओझा हुनुहुन्छ महिला अधिकार कर्मी, उहाँले नै चाहिँ उहाँलाई लिएर आउनु भएको छ। पहिला चाहिँ ज्यास्मिनजीलाई नै सोध्न चाहन्छु, उहाँले नेपाली भाषा कतिको बोल्नुहुन्छ? उहाँले नेपाली भाषा बोल्न चाहिँ बोल्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्छ। उहाँ इन्डियनमै बोल्नुहुन्छ। उहाँ धेरै समय नेपाल पनि बस्नु भएन। उहाँलाई विवाह गर्ने बित्तिकै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा महिलाहरूलाई 4 कोठाभित्र बस्नुपर्छ, घुम्टो ओरेर बस्नुपर्छ, कोठादेखि बाहिर निस्किनु हुँदैन बुहारी भइसकेपछि भन्ने जुन प्रथा छ त्यही प्रथालाई नै फलो गर्दै आउँदाखेरि उहाँ नेपाल बस्नुन्जेल पनि उहाँ धेरै घरबाट बाहिर निस्किनु भएन। लुगा धोएर सुकाउने काम लगायतका घरियासी कामहरूमा मात्रै उहाँलाई लगाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको नाम चाहिँ के हो त? नाम? मेरा नाम सुमन जायसवाल है। सुमन जायसवाल जी। मेरे पापा नहीं है, हम अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, भाई और मम्मी के साथ रहते हैं। ओके। अब उहाँको चाहिँ श्रीमान को नाम चाहिँ के हो त? आपका श्रीमान का नाम क्या है? मेरे पति का नाम विजय उर्फ वीरेंद्र जायसवाल। विजय उर्फ वीरेंद्र जायसवाल। ओके। कसरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भेट भएको रहेछ त? आप दोनों का भेट किससे हुआ? हम लोगों का, मेरे पापा आए थे नेपाल घूमने, उसके बाद मेरे पापा को ये पसंद आ गया तो फिर शादी हो गया। अरेंज मैरिज था हम लोगों का, लव मैरिज नहीं था। ए भनेपछि परिवारबाट नै उहाँको बुबा र चाहिँ यहाँको श्रीमानको भेट भयो हैन? बुवाले श्रीमानलाई मन पराउनु भयो, त्यस पछाडि आफ्नो छोरी दिनुभएको। मेरे पति की बहन वही इंडिया में हम लोग के घर के आसपास ही रहती थी, तो उसके ससुर शादी लगाए थे मेरा। कति सालमा विवाह भयो त उहाँको? 2001 में मेरा शादी हुआ, आज 22 साल हो गया शादी। अब तपाईको श्रीमानले चाहिँ अर्को विवाह पनि गर्नु भइसकेको रहेछ हैन? कहिले कति भयो तपाईको श्रीमानले अर्को विवाह गर्नुभएको? हमको तो पता नहीं। जब ये मतलब ये पैसा लेने के बाद फिर और दहेज मांगने लगा, फिर ये मेरे ऊपर इंडिया में केस किया, वहाँ पे समझौता हो गया। फिर ये मेरे साथ इंडिया में रहने लगा। इंडिया में रहने के बाद बोला मेरा बिजनेस चलता है नेपाल में, बिजनेस के लिए आता जाता रहता था। ये कब शादी किया हमको नहीं पता। फिर जब हमको पता चला कि ये शादी कर लिया तो फिर हम केस कर दिए, बहु विवाह का केस किए। बहुत नेपाल में फर्स्ट
टाइम में आते टाइम हमको बहुत डर लग रहा था कि हम अकेले कैसे ये सब देखेंगे, ये सब करेंगे। हमको यहाँ का भाषा भी नहीं आता था, ये कंट्री भी दूसरा था। तो एक आलोक जोशी भाई लगते हैं मेरा बहुत सपोर्ट किए। आलोक जोशी नाम है उनका, नरेश केसी वो वहाँ के भैरवा के पत्रकार हैं, ये भी सपोर्ट किए। उसके बाद राजेंद्र ढकराल सर हैं, वो मेरा नेपाल में भैरवा में एसपी थे, वो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। इन तीनों लोगों से हमको बहुत हिम्मत मिला, बहुत प्रेरणा मिली। और ये लोग नहीं रहते तो आज शायद हम नहीं आगे कुछ कर पाते। और आज के डेट में एसएसपी सर को हम राखी बांधते थे, जब वो एसपी थे तब वो हमको अपनी छोटी बहन मानने लगे। फिर वो भैरवा में एसएसपी बन के आए, फिर हम उनको राखी बांधने लगे। हमको आज के डेट में वो रिटायर हो गए हैं, यहीं काठमांडू में ही उनका घर है। और तपाईको श्रीमानको चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुन ठाउँमा घर छ थाहा छ? मेरे पति का घर ये चंद्रौटा में घर है, कपिलवस्तु जिला पड़ता है। और ये शादी तो कर लिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया कि हम शादी कर लिए। एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट कर ले कि हम शादी किए, हमको इससे कोई वो नहीं है। बस हम इस नेपाल में हम पैसे के लिए नहीं आए थे। भैरवा भुटवल जो भी मीडिया वाले हैं, जो भी लोग कहते हैं कि पैसे के लिए लड़की आई, तो आज हम यहाँ पे लिख के देने को तैयार हैं। हम अदालत में भी लिख को देने को तैयार हैं कि हमको उसके प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। हम शुरू से ही प्रॉपर्टी के लिए केस नहीं लड़े थे। हम केवल ये करने के लिए कि किसी को मेरे वजह से प्रेरणा मिले, कोई लड़की भी हो जितना दुख सके। हम मेरे माँ बाप नहीं रहते तो आज हम भिखारी बन के घूमते, चाहे पागल हो गए होते, चाहे कुछ भी कर लिए होते। लेकिन मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान से भी बड़े हैं। वो लोग बहुत हमको मतलब बहुत सपोर्ट किए। आज मेरे पापा एक्सपायर हो गए, 6-7 साल हो गया, तब भी मेरी माँ के साथ हम रहते हैं, मेरे भाई के साथ रहते हैं। और यहाँ पे क्या कंडीशन है मेरे पति का कि ये शादी नहीं किया, जगह जगह पे हमको कदम कदम पे धोखा दिया। मेरे बच्चे को देखिए वहाँ पे गंदा गाली व्हाट्सएप पे दिया। मेरा लड़का तो इसमें कुछ किया भी नहीं। उसके इतना बड़ा आदमी होने के बाद जिसका बच्चा एक रुपए के लिए तड़पे, परेशान हो, पढ़ाई न कर पाए, ऐसे इंसान का होना धिक्कार है। दुनिया में ऐसे इंसान का रहना ही धिक्कार है। दुनिया को वो बांटता है। उसका सुप्रीम फैक्ट्री चलता है हेटौड़ा में, शिवराज एफएम का एमडी है, सब कुछ करता है, सब कुछ भगवान उसको दिए हैं। लेकिन मेरे लिए वो एक जानवर से भी गिरा हुआ इंसान है। रह गया केस का, हमको नहीं पता नेपाल सरकार हमको कुछ कहने पे सजा देगी कि नहीं देगी, हमको ये नहीं पता। हम केवल इतना जानते हैं हम केस के लिए आए थे, हमको यहाँ पे वो नहीं मिला। मतलब ये केस हम नहीं जीत पाए। भैरवा में भी ऐसे हुआ कि वहाँ पे थे लेकिन नहीं थे, वहाँ पे भी गलत फैसला हुआ। भुटवल में भी गलत फैसला हुआ। अब यहाँ का है तो अभी फैसला हुआ नहीं, डेट पे डेट। अभी हम कुछ दिन पहले मेरा इतना हालत ख़राब था कि मेरा बीपी एकदम लो हो गया था। हमको इसी के वजह से हाई लो बीपी का परेशानी हो गया। पूरे समझ लीजिए कि बीमारी से हम केवल जूझ रहे हैं। दिमाग में डर यही लगा रहता है कि कल को हमको कुछ होगा तो मेरे लड़के का क्या होगा। कोई भी हम यही कहना चाहेंगे, एक जानवर भी होता है, कहीं भी लोग देख ले, एक अगर जानवर भी रहता है तो अपने बच्चे को चिपका के रखता है। लेकिन अब हम उसकी तुलना उससे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो इंसान अपने औलाद का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं होगा। तपाईँ आफ्नो श्रीमानको घरमा कपिलवस्तुमा भन्नुभयो है, आएर कति समय बस्नु भएको छ? हम अपने पति के साथ तो रहे, लेकिन जब ये दहेज का फिर मेरे ऊपर मतलब दहेज मांगने लगा, फिर ये मेरे ऊपर केस कर दिया इंडिया में। केस के बाद कुछ दिन केस चला, फिर समझौता हो गया। समझौता होने के बाद इंडिया में ही हमको क्वार्टर लेके रहने लगा। तपाईको श्रीमानले तपाईलाई केस गरेको? हाँ। के को बारेमा केस गरेको तपाईँ? कि हम इसको नहीं रखेंगे, हमको दहेज चाहिए। ये लेके भाग गई, वो लेके भाग गई। ये मेरे साथ पॉइजनिंग किया था और ये अभी हम हॉस्पिटल में ही है। मेरे ऊपर ये दहेज उत्पीड़न में ना फंसे इसीलिए ये मेरे ऊपर पहले ही मुद्दा डाल दिया।
उसके बाद ये केस चला, केस खारिज हो गया। केस को जब हम बेहोशी हालत में आए हैं तो क्या लेके आएंगे, वहाँ गोरखपुर की अदालत में इसका केस खारिज हो गया। केस खारिज होने के बाद ये फिर समझौता हो गया, साथ में मेरे रहने लगा। उसके बाद फिर ये कब किस लड़की के चक्कर में पड़ गया हमको नहीं पता। जब तपाईँको विवाह भयो है, तपाईँको विवाहमा तपाईँको परिवारले दाइजो दिनुभयो, क्या चीज वो दहेज दिया आपके विवाह में? बिना दहेज में क्या दिया था? दहेज 3 लाख रुपया लिया था। ये एक बाइक दिलाया था, और जो नॉर्मली सामान माँ बाप देते हैं, जिसके पास जो है वो देगा ही, जिसके पास नहीं कुछ है। लेकिन ये लोग बिना दहेज का शादी नहीं किए थे, दहेज दिए थे। नेक्स्ट टाइम फिर दहेज देना भी जुर्म है। लेकिन क्या हमारे समाज में क्या होता है कि इंडिया में बिना दहेज का लोग शादी नहीं करते, वहाँ भी दहेज के खिलाफ है। लेकिन कानून को लेके लोग चलेंगे तो कोई शादी ब्याह ही नहीं कर पाएगा। ये लिए दहेज तो देना ही देना है, बिना दहेज का लोग शादी ही नहीं करते। फिर पछाडि दहेज चाहिँ उहाँलाई दाइजो चाहिँ कति बाँध्नु भयो त? फिर ये इसको हम पसंद नहीं थे। जब हम इसको, हमको एक केवल इससे 2 ही शिकायत है कि जब हम इसको पसंद नहीं थे तो हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। और ये हमारा तो किया हमको जान से मारना था, वो भी मार दिया होता। मेरे बच्चे का पूरा लाइफ ये क्यों बर्बाद किया। आज अभी 1 महीना हुआ मेरे लड़के का इतना पूरा एक्सीडेंट हुआ, कभी भी ये बच्चे को ताका झाका नहीं, कभी भी एक पैसा नहीं दिया, और नहीं तो गंदा गाली दे रहा, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। पूछ रही है उसके बाद आपको कितने दहेज मांगा उसने? फिर दहेज नहीं, हमको ये चाहिए, टीवी चाहिए, तो हमको इतना पैसा चाहिए। मेरे पापा उस टाइम रिटायर हुए थे, तो इसको पैसा ये लगा कि पैसा रिटायर हुए तो पैसा मिला होगा इसको, और पैसा चाहिए। ये मेन बात था, दहेज छोड़िए, मेन बात था कि इसको हमको रखना ही नहीं था। दूसरी शादी का था, वो एक रीजन था दहेज लेना। दहेज भने तो बहारा। हाँ, ये एक रीजन था कि इसको हम हटाएं, हमको इंडिया में रखा और अपने यहाँ पे ऐश किया। वो अगर शादी कर लिया है तो वो ये सामने लाए ना, अदालत के सामने क्यों लाने के लिए। हम तो उसको कह रहे हैं कि हम उसको, उस लड़की को अपना भी हिस्सा देने को तैयार है, हमको नहीं चाहिए उसका एक पैसा। लेकिन ये एक दिन भी अगर सजा काट ले, हमको नेपाल सरकार से केवल हाथ जोड़ के सबसे यही विनती है कि जो भी ये गलती किया है उस गलती की सजा, कानून की बेइज्जती ना हो। कानून यही कहता है, चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर कानून बना है तो वो सजा तो उसको होना ही होना है। तपाईँको बच्चा कतिजना हो? हम लोग 3 बहन 1 भाई। मेरा बेटा, मेरा एक लड़का है। मेरा बेटा एक रुपए के लिए आज परेशान है, कहीं नौकरी कर रहा है, उसका डॉक्टरी करने का इतना सपना था। आज एक्सीडेंट से 1 महीना एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 10 दिन से काम कर रहा है, एक रुपए के लिए परेशान है। ये इतना दान पुण्य करना, इसका सब बेकार है, सब बेकार है इसका दान पुण्य करना। छोरा कति वर्षको छ? 21 साल का बेटा है मेरा। 21 वर्षको बेटा। हम उसको भी लाएंगे, उसका भी इंटरव्यू आप करेंगे। हमको केवल ये मेरे लड़के को देखे, हमको इसके पैसे का अपने शरीर पे एक कफन नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम अपने वकील से बुवाले हैन, श्रीमानले अब तपाईलाई त व्यवस्था गरेको छ, तर छोरा भनेर कहिले राम्रो गरेको छैन? कुछ नहीं। मेरे बेटे को इतना गंदा वो गाली देता है तो मेरे बेटे का व्यवस्था करेगा वो। आप देखिए ना, आपके पास तो पूरा प्रमाण है ना, आप देखिए। यो जुन तपाईले देखाउनु भएको छ, कोई भी व्हाट्सएप मैसेंजर हो, मैसेज हो, कोई भी बाप अपने लड़के को इतना गंदा गाली नहीं देगा। यो चाहिँ बुवाले छोरालाई गाली गरेको व्हाट्सएपमा मैसेजमा हैन? यो सुन्न नसकिने खालको यो मैसेजहरू रहेको छ। हम यहाँ के आजकल के बच्चों से एक सवाल करना चाह रहे हैं, क्या पिता अगर ऐसा बात करता है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? अगर नेपाल में है कानून, अगर नेपाल में कानून है तो हमको केवल नेपाल सरकार से, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि इसको सजाए दे। हम इसको सजाए मिलेगा तो हम समझेंगे कि हमको सब कुछ मिल गया, और मेरे बेटे को पूरा अधिकार मिले, उसको मान सम्मान मिले, बस हमको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तपाईलाई अंश केही चाहिएन, तर सजाय मात्र हुनु पर्यो भने तपाईको चाहिँ माग हो? केवल मात्र सजाय। एउटा अर्को पनि के कुरा छ भन्दाखेरि उहाँले नेपाल विवाह गरेर त आउनुभयो हैन, तर नेपाल विवाह गरेर आइसकेपछि पनि उहाँले
आजसम्म नागरिकता पनि पाउनु भएन के, न उहाँको छोराको अहिलेसम्म नागरिकता छ। नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि छोराले अरू डक्टरी गर्नलाई भन्नुभयो नि त, उहाँले डक्टर पढ्न मन थियो, त्यो कारणले पनि उसलाई प्रब्लम भइरहेको छ, ऊ काहीँ पनि पढ्न पनि राम्रोसँग पाएन। इस मैसेज के वजह से मेरा बेटा सुसाइड करने जा रहा था। ये मैसेज आज हम 4 दिन पहले पाए हैं। वो क्रिकेट खेलने गया तो उसका मोबाइल हम चेक किए तो उसमें ये मैसेज हमको मिला। ये मैसेज कब का हमको नहीं पता। बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो हम उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो गया तो हम उसका मोबाइल चेक किए तो हमको ये मिला। अब बताइए कि इसके वजह से पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है, आप हमको मैडम बताइए। नागरिकताको कुरा गरौँ न, अबाउट यो नागरिकता। मेरे बेटे का नागरिकता बन जाए, उसको उसका अधिकार मिल जाए। हमको सरकार से कुछ नहीं, नेपाल सरकार से, यहाँ की जनता से हमको पूरी हमदर्दी चाहिए, केवल इसको सजाए हो जाए बस। इंडिया का वांटेड है। वांटेड से कसरी भयो त तपाईको? ये हमको जान से मारने की कोशिश किया था, करवाया था, ये किया था। भनेपछि इन्डिया भारतको प्रहरीले खोजिरहेको छ तपाईको श्रीमान? हाँ। कब जाता कब आता पता नहीं चलता। वहाँ की सरकार इसको इंडिया नेपाल सरकार से मांगी, लेकिन कुछ 2 तरीके से लोग मांगते हैं। एक तो राजदूत के द्वारा, एक तो गलती तो हमसे हुआ, अब हम उस गलती को नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो राजेंद्र ढकाल सर हैं, ये मेरे पिता समान। हम इनको दिल से अपना पिता, मेरे पापा का नाम और इनका नाम एक ही है, और ये इतना ज़्यादा मेरा सपोर्ट किए हैं कि ये हम इनको अपने पिता के जैसे मानते हैं, और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम इनको अपना बड़ा भाई मानते रहेंगे। हुन्छ ज्यास्मिन जी, अब तपाईले भनिदिनुस्, यो उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो माग भनेको चाहिँ छोरालाई नागरिकता चाहियो, अनि त्यसपछि तपाईको श्रीमानलाई चाहिँ सजाय दिनु पर्यो। उहाँको पनि नागरिकता छैन हैन, उहाँलाई पनि नागरिकता बनाउन दिनु पर्यो भन्ने। अहिले हमको नहीं नागरिकता देना, ना दे, नहीं चाहिए, बस इसको सजाया हो जाए, मेरे बेटे को नागरिकता मिले यहाँ का, और मेरे बेटे को पूरा वो हक मिले जो वो करता है। हजुर, यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उहाँले बहुविवाह भएको छ भन्ने कुरै थाहा भएन के उहाँलाई चाहिँ। उहाँ इन्डिया बस्न थाल्नुभयो किनकि उहाँले व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, अनि व्यापार गर्ने आउने जाने क्रममा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अर्को विवाह भएको रहेछ नेपालमा भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो के। अनि थाहा पाउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ अब के गर्ने त भनेर उहाँ चाहिँ नेपाल फर्केर आएर त्यतिखेरसम्म त उहाँलाई त अड्डा अदालत होइन, पुलिस स्टेसन के हो भन्ने कुरामा त उहाँ जानकारी हुनुहुन्न थियो। उहाँ यत्रो लामो साडी ओढेर, इभन मैले नि भेट्दाखेरि पनि घुम्टो ओढेर यतिसम्मको त्यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ। तर अब घुम्टो ओढ्नुहुन्न महिलाले, म कति घुम्टोको पछाडि रहने, अब म घुम्टो ओढ्दिनँ भनेर आज उहाँ कुर्ता सुरुवाल लगाएर आउनु भएको छ होइन। आज उहाँ त घुम्टोबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँ अहिले एग्री हुनुहुन्छ क्या यो कुरामा चाहिँ। अनि जसरी मैले उहाँको सबै मुद्दा फाइलहरू पढेँ होइन, उहाँसँग मेरो भनौँ 74-75तिर भेट भएको हुनुपर्छ। हाम्रो 6 वर्ष त भयो है, कम्तीमा भेट भएको 6 वर्ष भयो होइन। अनि उहाँसँग मेरो भेट भइसकेपछि मैले सुरुमा त जिल्लाको फाइल हेरेँ, जिल्लाले के निर्णय गरेछ भनेर। जिल्लाको फाइल हेरिसकेपछि राजेन्द्र सरसँग कुरा भयो, सर यस्तो यस्तो रहेछ त के हो यो, सुरुमा तपाईँले ह्यान्डल गर्नुभएको रहेछ भनिसकेपछि, हो ज्यास्मिनजी यसरी कुरा सुरु भएको थियो। त्यतिखेर म एसपी थिएँ, त्यो हुँदाखेरि मैले ल्याएर उसको कान्छी श्रीमतीलाई पनि मैले थुनेको हो, तर त्यो टाइममा ऊ प्रेग्नेन्ट थिइन्। प्रेग्नेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको कानुनमा पनि प्रेग्नेन्ट महिलालाई चाहिँ जेलभित्र थुन्न पाउँदैन भन्ने, झुट बोल के बोले प्रेग्नेन्ट, त्यही म भन्दैछु। अनि त्यो थुन्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था भइसकेपछि अब उसले झुट बोली साँचो बोली के बोली उसलाई नै थाहा होला त्यो समयको होइन, किनकि म आफै साक्षी छुइनँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ होइन। तर उसले झुटै बोलेको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी आएको छ। अनि त्यो हुँदाखेरि सरले चाहिँ उहाँलाई थुन्न सक्नु भएन कि। अनि उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ के गर्नुभयो त्यतिखेर? होइन, उहाँको श्रीमानलाई पनि सुरुमा त पक्रेर लिएर आएको हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मुद्दा चल्ला अघि बढ्ला भन्ने उहाँले पनि आश्वासन लिनुभयो। त्यसपछि जिल्लामा गयो, त्यहाँबाट सर ट्रान्सफर हुनुभयो होइन, उच्चमा जानुभन्दा अगाडि। अनि जिल्लामा गयो, अनि जिल्लामा गइसकेपछि जिल्लाले चाहिँ उहाँ नेपाली बोल्न आउँदैन उहाँलाई, उहाँ हिन्दी मात्रै बोल्नुहुन्छ। अनि जिल्लाले चाहिँ के लेखिदिएको छ भन्दाखेरि उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो अदालतमा, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको बयान गराइएन। अनि त्यो भएर सिधै फैसला गरियो भनेको छ क्या। तर उहाँ अदालतमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो के।
त्यसपछि उहाँ होइन उच्च पनि हुँदै पनि अनुपस्थित भनेर चाहिँ फैसला एकतर्फी गरियो। हजुर, एकतर्फी फैसला गरियो भनौँ न, उपस्थित हुँदाहुँदै यस्तो गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझ्न पाएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ म सक्ट भएँ के, यस्तो पनि हुन्छ र बयानै नलिकन फैसला लिने भनेपछि म सक्ट भएँ सुरुमा त होइन। मेरो लागि सकिङ कुरै थियो त्यो कुरा। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँ फेरि उच्च आउनुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न आउनुभयो के। उहाँ उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न आउँदाखेरि आई थिङ्क 73 है सायद 73 मा उहाँले मुद्दा हाल्नुभयो उच्चमा। अनि उच्चमा 73 मा मुद्दा हालिसकेपछि उच्चले चाहिँ 75 सालमा फैसला गर्यो। उच्चले नि के गरोस्, सेम जिल्लाको जस्तै सेमै फैसलालाई उनीहरूले टिक दियो के। अनि त्यही फैसला भइसकेपछि त्यसपछि 75बाट अब चाहिँ हामीले त्यतिखेर अनि उच्चबाट फैसला भइसकेपछि हाम्रो भेट भयो होइन। अनि भेट भएपछि यस्तो उच्चको चाहिँ फैसला के थियो त? उच्चमा पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरियो भनेको लाइक ऊ बहुविवाह नगरेको भन्ने कुराहरू प्रमाणित गरियो। प्रमाण पुगेन भनेर कुराहरू राखिएको छ, तर उहाँको सबै प्रमाणहरू उहाँले सुरक्षित राख्नु भएको थियो के। उहाँ अदालतमै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ अदालतमा उपस्थित हुँदै पनि उहाँको बयान पनि गराइएन। उहाँले मेरो बयान हुँदैन, मेरो फैसला के भयो भनेर उहाँले सोध्नुभयो के। बिचरा मेरा फैसला क्या हुआ भन्ने उहाँले हिन्दीमा सोधिसकेपछि जिल्लामा जो हुआ था वही हुआ भनेर भन्यो कि जिल्लामा त म मुद्दा हारेको थिएँ, ला उच्चमा नि म मुद्दा हारेछु भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उहाँ फेन्ट हुनुभयो क्या अदालतमै। उहाँलाई अदालतबाटै बोकेर लिएर पनि गइएको छ त्यो दिन होइन। उहाँ फेन्ट भइसकेपछि त्यसपछि मेरो उहाँसँग कनेक्सन बढ्यो। अनि कनेक्सन भयो, अनि कनेक्सन भइसकेपछि मेरो यस्तो यस्तो भयो, तपाईँले मलाई हेल्प गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो होइन। उहाँ अहिलेसम्म पनि उहाँ नेपाल आउँदाखेरि उहाँले त्यस्तो नेपालमा खोज्ने वा नेपालमा परिचय भएको उहाँसँग मान्छे कोही पनि छैन। एकजना चाहिँ एसएसपी राजेन्द्र ढकाल साहब हो। अनि नेक्स्ट उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ अर्को त पत्रकार साहब हुनुहुन्छ एकजना उतापट्टिको नरेश केसी भन्ने वकिल भी हैं, बहुत अच्छे वकील साहब वकिल हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले अर्को रामहरि नेपाल भनेर मलाई पढाएको सर कन्स्टिट्युसनल ल, उहाँलाई पनि सर तपाईँले यो मुद्दा लडिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर सरले पनि सर्वोच्चमा आएपछि चाहिँ म लडिदिन्छु भनेर उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभयो होइन। अनि हामीले मुद्दा सुरुमा हाल्दाखेरि त ल ठिक छ अब होला नि त भन्ने भयो। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा अगाडिको प्रधान न्यायाधिवक्तालाई होइन त्यहाँनिरको कार्यालयलाई सायदै नचिन्ने मान्छे कोही पनि थिएनन् होला क्या। सर्वोच्चको गेटदेखि भित्र छिरेसम्म न्याय परिषद कार्यालयमा, त्यसपछि प्रधान न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रधान न्यायाधीशलेदेखि लिएर सबैले चिन्नुहुन्थ्यो क्या। किनकि यति धेरै पटक मुद्दाको विषयमा सोध्न गइएको थियो कि उहाँहरूलाई अब उहाँको मुद्दै कण्ठ भइसकेको थियो कि। अनि अब उहाँको केसमा अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अगाडि अब कसरी बढ्ने त भन्दाखेरि अब अन्तिम हात भनेको ज्यास्मिन अदालतमै हुन्छ, बाहिरबाट दबाब दिएर पनि केही हुँदैन, लेट्स वेट अदालतलाई वेट गरौँ न त भनेर भन्नुभयो। अनि हरेक पटक पेसी चढ्ने, फेरि पेसी सारिदिने, एकचोटि कहिले हेर्न नमिल्ने, कहिले 10 नम्बरमा पढिदिने। अहिले त झन् लटरी सिस्टम आएको छ, पहिला हेरिसकेको वकिलले उहाँको न्यायाधीशहरूले उहाँको मुद्दा फेरि हेर्न पाउनुहुन्न के। अनि हेर्न नपाउने भनेर कति पटक त हेर्न नपाउने भनेरै मुद्दा सारियो, कहिले सरकारी होलिडे भइदिने होइन। अनि हुँदा हुँदा 75 सालदेखि अहिले 69 साल भइसक्यो। 69 सालसम्म आइपुग्दाखेरि पनि सर्वोच्चले आज पेशी थियो, खास आज पनि छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पेशी सरेन भएन होइन। अब आज पनि पेशी भएको है, उहाँको मुद्दा अन्तिम 10 नम्बर त्यस्तोतिर राख्दैपछि माथिको 2-3 वटा मुद्दा हट्यो भने उहाँको हेर्न मिल्ने, नत्र नहेर्न मिल्ने भन्ने हुन्थ्यो नि त। सुरुमा त हाम्रो माग के छ भन्दाखेरि बकपत्र गराइयोस् भन्ने माग हो क्या। बकपत्र नै नगरिकन हाउ क्यान होइन एउटा न्यायालयले कसरी फैसला गर्न सक्छ? एटलिस्ट भिक्टिमको पनि त कुरा सुन्नु पर्यो नि त, उसलाई खास के हो भन्ने कुरा। सबै प्रमाण हुँदै फोटो छ उहाँसँग, जुन अर्को केटीसँग विवाह गर्नुभएको छ उहाँले,
त्यो केटीसँग विवाह गरेका प्रमाणहरू पनि छन् के, जस्तै उहाँको पनि छोरा जन्मिएको छ होइन, सन्तानहरू जन्मिएका छन्, सन्तानहरूको चाहिँ उहाँसँग प्रमाण छ के, त्यो सन्तान जन्मिएका प्रमाणहरू। अनि जब हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लगेर महान्यायाधिवक्तालाई नै यस्तो यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि किन तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो भनेर सुनाउँदाखेरि उहाँहरू त सक्ट हुनुभयो, होइन यत्रो प्रमाण हुँदाहुँदै यो सर्वोच्चमै नआउनु पर्ने मुद्दा कसरी सर्वोच्चमा आयो भनेर शुद्ध सक्ट हुनुभयो क्या कति धेरै न्यायाधीशहरू त। इभन मलाई ल पढाउने सरहरूले पनि होइन ज्यास्मिन यो त सर्वोच्चमै जान नपर्ने मुद्दा हो, कसरी सर्वोच्चसम्म पुग्यो, बहुविवाह दाइजोको मुद्दा त उच्चमै टुङ्गिन्छ कति धेरै मुद्दाहरू त भनेर भन्नुभयो के। अनि त्यो भइरहँदाखेरि सुरुमा त म एकदमै सक भएको थिएँ होइन। अनि अहिले अब जोले उहाँको विरुद्ध फैसला गर्नुभयो, जो न्यायाधीशहरूले उहाँहरूको चाहिँ नामै तोकेर हामीले न्याय परिषद कार्यालयमा पनि एउटा निवेदन दिनुपर्छ है, न्यायिक निकायलाई पनि हामीले जगाउनु पर्छ है। न्यायाधीश भन्दैमा जे पनि फैसला गर्न पाउने, एक व्यक्तिको मात्र कुरा सुन्ने, अर्कोतर्फको कुरै नसुन्ने र अदालतमै पैसा खाने यस्ता किसिमका कुराहरू सुन्यो नि त। अदालत पनि अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूले बसेका ठाउँहरू भयो क्या अहिले चाहिँ अदालत चाहिँ। पहिला चाहिँ हामी अदालतकोले आँखा देख्दैन, अदालतको आँखामा पट्टी लागेको हुन्छ, अदालतले प्रमाण मात्र हेरिन्छ भन्ने कुरा गरिन्थ्यो। तर केही व्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि अदालतप्रति पनि अब विश्वासै हराउँदै गयो क्या, हामी अविश्वासमा पुग्यौँ के। अब धेरै मान्छेहरूले ज्यास्मिन ओझाले चर्चामा आउनका लागि मुद्दा हेर्नुहुन्छ भनेर पनि कति धेरैले भन्नु पनि हुन्छ होइन। तर म उहाँसँग 75 सालदेखि सँगै छु भनेपछि म चर्चामा आउनका लागि मुद्दा हेर्दो रहेछु कि के का लागि हेर्दो रहेछु भन्ने कुरा त योबाट नि प्रमाणितै भयो होला होइन। उहाँ बिचरा फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आउँदा त उहाँ यति रुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँलाई अदालतसम्म जाने बाटो थाहा थिएन, कहाँबाट जाने, सर्वोच्च अदालत कहाँनिर हो भनेर। अनि मैले उहाँलाई यहाँ हात समातेर यहाँनिर हो न्यायिक परिषद, यहाँ हो सर्वोच्च अदालत भनेको, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भनेको यहाँ हो, यति टाइम वेट गर्नुपर्छ तर पनि हामीले भेट्नै पर्छ आज महान्यायाधिवक्तालाई भनेर हामीले घन्टौँ बाहिर बसेर पनि महान्यायाधिवक्तालाई भेटेका कहानीहरू छन् क्या हामीसँग। उहाँले अहिले आफ्नो जीवनी पनि लेखिरहनु भएको छ होइन। त्यहाँनिर उहाँले ज्यास्मिनसँग कसरी भेट भयो भन्ने कुरा पनि उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ होइन। उहाँले यति धेरै दुःख पाउनु भएको छ, म त्यो त व्यक्त पनि गर्न सक्दिनँ क्या। 9 वर्षदेखि उहाँ लडिरहनु भएको छ क्या अदालतमै, मलाई न्याय दे भनेर। त्यो पनि सरो अब कहिले हुन्छ त उहाँको पेशी? अब फेरि तोक्ला, अहिलेसम्म अदालतले तोकेको छैन, अब सरिसकेपछि उहाँहरूले तोक्नुहुन्छ होइन डेट। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्ता किसिमका मुद्दाहरू चाहिँ जुन कन्डिसनल्ली राखेका मुद्दाहरूलाई चाहिँ जस्तै महिला हिंसाका मुद्दा भए, दाइजोका मुद्दाहरू भए, यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लिएर जानु पर्यो के। फास्ट ट्र्याक सिस्टम भएन भनेदेखि उहाँको प्रेसर हाई घरि लो हुन्छ होइन, उहाँलाई कति धेरै गाह्रो हुन्छ। अघि पनि तपाईँले देखिरहनु भएको थियो, हामी अहिले 5 तला माथि चढेका छौँ होइन। उहाँ 5 तला माथि सिँढी चढ्दा नि उहाँलाई एकदम गाह्रो भइसकेको थियो क्या, स्यास्या भइसकेको थियो क्या, उहाँ धेरै हिँड्न पनि सक्नुहुन्न होइन। अनि त्यो भइसकेपछि त अब उहाँलाई त उहाँ मसँग आइसकेपछि वा कुनै पनि एउटा हुन्छ नि एनजिओमा गइसकेपछि, कुनै पनि महिला अधिकार कर्मीसँग गइसकेपछि उहाँहरूको फर्ज हुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्नु। र मैले उहाँलाई एउटै मात्र बाचा गरेँ, तपाईँको सर्वोच्च अदालतबाट तपाईँको बकपत्र गराउने जिम्मा मेरो भयो, अदालतले के फैसला गर्छ त्यसमा मेरो हात छैन, त्यो म गराउन सक्दिनँ। तर तपाईँको अदालतबाट सही फैसला गराउने, तपाईँका प्रमाणहरू पुर्याउने र तपाईँलाई सर्वोच्चले तपाईँलाई न्याय देओस् भनेर पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा जहाँ पुग्नुपर्छ म पुग्छु भनेर म धेरै वर्षदेखि उहाँसँग कनेक्टेड हो, अहिले पनि कनेक्टेड छु। मलाई एकदम धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ दिदीले होइन। म चाहनुहुन्छ म जस्तै छोरी जन्मियोस् भनेर उहाँको पनि, उहाँले मलाई सुनाइरहनुहुन्छ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि कितने क्लास में पढ्थी हो तुम भनेर सोध्नु भएको थियो उहाँले मलाई फर्स्टमा आउँदाखेरि। म 11मा पढ्थेँ होला त्यतिखेर, मैले 11 भनेर भने होइन होला 11 त भनेर उहाँले पत्याउनु भएन कि त्यतिखेर जब मैले उहाँलाई दोहोऱ्याएर लिएर हिँडिरहेको थिएँ कि। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो नराम्रो भइसक्यो कि हाम्रो नेपाली समाज बिचरा उहाँलाई त अहिले पनि बोल्न गाह्रो भइरहेको छ कि। तपाईँले धेरै वर्ष अगाडिको अन्नपूर्ण पोस्ट हेर्नुभयो भने आई थिङ्क 75मै हो है, 75 सालमा अन्नपूर्ण पोस्टले फ्रन्ट पेजमै न नागरिकता न न्याय भनेर स्टोरी नै लेखेको छ कि।
अहिलेसम्म न्याय पाउनु भएको छैन। जस्तै उहाँको श्रीमानको दुईटा नाम भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विजय उर्फ वीरेन्द्र भन्नुभयो नि, यो दुईटा नाम चाहिँ कसरी भयो त उहाँको? एउटा बोला विजय और वीरेन्द्र दो नाम कैसे हुआ उन्होंने बताया। किनभने मैले यो चाहिँ किन सोध्न खोजेँ भने हैन, उहाँ इन्डिया पनि गइरहने, नेपालमा पनि बस्नुहुन्छ भने कतै नागरिकता दुईटा थियो कि भन्ने कुरा पनि। इसका ये इंडिया में विजय के नाम से इसका नागरिकता है और तभी ये इंडिया में केस कर पाया और नेपाल में वीरेन्द्र के नाम से नागरिकता है। ए भनेपछि विजय चाहिँ इन्डियामा नागरिकतामा नाम छ, नेपालमा चाहिँ वीरेन्द्र भनेपछि दुईटा नागरिकता पनि उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। नागरिकता तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बिना उहाँको दुईटा नागरिकता छ भनौँ न हैन। अनि अहिले चाहिँ हालसाल चाहिँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जानकारी छ? अभी वो कहाँ है, आपको कुछ जानकारी? अपने घर होगा, चाहे हमको क्या पता। आज तो पेशी था, पेशी टरा आज, तो आज हम आए थे पेशी को ही देखने, तो आज तो पेशी मेरा टर गया। मेरे वहाँ पे भैरावा में वकील जो है गौडेल सर, पापा के मरने के बाद मेरे पापा जब एक्सपायर किए उसके बाद से वो हमसे पैसा नहीं लेते हैं, मेरा वैसे ही केस देखते हैं। बहुत अच्छे वकील है वो भी। यहाँ पे भी वकील हैं, ये जस्मीन के सर हैं, वो भी केस अच्छे से देख। हमको यहाँ के लोग बहुत अच्छे मिले, लेकिन मेरा नसीब था कि ऐसा पति हमको भगवान दे दिए कि हमको ज़िंदगी भर का रोना मिल गया और हमको अपना उतना टेंशन नहीं रहता। मेरे लड़के का टेंशन हमको दिन रात सताता रहता है। जो इंसान इतना पैसा वाला है, इतना सब कुछ भगवान उसको दिए हैं, उस इंसान का लड़का 10-15 हज़ार की नौकरी करे, आगे पढ़ाई ना कर पाए, उसके ऐसे माँ बाप को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमको भी मरना चाहिए और उसको भी डूब मरना चाहिए। हम केवल यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को पूरे नेपाल के लोग जाने कि इसका बेटा है। जो छिपा के रखा गया है उसको सबके सामने लाया जाए और उसको यहाँ का पूरा अधिकार मिले। और हमको यहाँ का अगर वो नागरिकता नहीं देना चाह रहा है तो ना दे, क्योंकि मेरे पापा हमको इतना करके गए हैं कि हमको जब मेरा पति ही नहीं है तो हमको उसके प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं है। जो भी मतलब न छोरासँगको मेरे बेटे का पूरा अधिकार उसको मिले। अहिले चाहिँ उहाँको श्रीमान के गर्नुहुन्छ, के थाहा छ? अहिले के गर्नुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्छ? उहाँ फ्याक्ट्रीहरू नै चलाउनुहुन्छ। मेरे पति का सुप्रीमो फैक्ट्री चलता है टोडा में, शिवराज एफएम का एमडी है मेरा पति, और होटल भी चलता है। सब पे हिस्ट्री हो गया है। भैरावा में केस पेंडिंग में है, जब तक काठमांडू का फैसला नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हम ये चाह रहे थे मेरे बेटे का भी एक बार इंटरव्यू हो और उस इंटरव्यू में पूरे नेपाल के लोग जाने कि ये इसका बेटा है, जो वर्षों से लोगों से उसको सामने लाया जाए। कल को हम नहीं रहेंगे तो मेरे बेटे के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा ये कहना कि ये मेरा पिता है, और उसको यहाँ का पूरा अधिकार मिले। हम यहाँ के जनता से, यहाँ के नेपाल सरकार से, यहाँ से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल इसको सजा चाहिए बस। हमको मौत भी आ जाएगी तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी ये बर्बाद कर चुका है और हमको अब जीने का उतना शौक भी नहीं है। हाँ, टेंशन बना रहता है मेरे न रहने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। आज एक्सीडेंट हुआ, कोई नहीं है, हम ही देख रहे हैं ना, कहीं से भी लाए कुछ भी, मतलब मेरे पापा इतना करके गए हैं। ये जब हमको छोड़ा तो मेरे पापा हमको एक घर दिए, मेरे नाम से वसीयत, मेरा खरीदा हुआ नहीं, मेरे पापा गिफ्ट में हमको एक मकान दिए। हम कुछ नहीं छिपाएंगे, किसके लिए छिपाए, क्यों छिपाए। उस मकान को हम किराए पे दे के उसी से खाते पीते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं। और मेरा बेटा आज बीएससी फाइनल कर रहा है, बायो से है। उसका आगे डॉक्टरी करने का सपना है। वो सपना जब उसका टूट गया तो मेरा यहाँ से एकदम हम टूट चुके हैं कि अपने हालात के लिए केवल हम मेरे लड़के को वो एक्सेप्ट कर ले, उसका जो अधिकार है उसको दे दे और नेपाल
नेपाल में ये उसको सजाए हुए बस। और हम यो बीचमा जति पनि उहाँहरू छुट्टिनु भयो हैन, त्यो बीचमा केसेसहरू पनि भएको रहेछ हैन, त्यो बीचमा उहाँको श्रीमानले कुनै तरिकाबाट चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको भएन, फोन सम्पर्क केही? ये इसको आप टीवी पे दिखाइए, वो आपके पास खुद आएगा। हुन्छ त अब डिटेल्स नै वो तो जुन उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ इन्डाइरेक्टली अरूको थ्रु एकचोटि ज्यास्मिनसँग सम्पर्क गराइदिनु पर्यो भनेर उहाँले मसँग नि सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभएको रहेछ हैन। खास के हो यो त्यस्तो होइन यताउता भन्ने टाइप अफ एङ्गलले उहाँले मसँग नि सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो, तर उहाँको पुरै केस फाइल पढिसकेको थियो। तपाईसँग पनि कुराकानी भएको थियो उहाँको श्रीमानको? मेरो कुराकानी भएको छैन, तर उहाँले सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। यतिसम्म गर्नुभयो उहाँले, एउटा टिभीमा इन्टरभ्यू दिन गएको थियौँ होइन, अनि उहाँको श्रीमानले जे होस् म टिभीको नाम खुलाएर उहाँहरूको बेइज्जत गरिदिन चाहन्न, उहाँहरूको टिआरपी नघटोस् होइन। अनि उहाँहरूले लिनुभयो, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई बोलाएको आउनुहोस् कि आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले लास्टै टाइमै मागेर गएको क्या, एकदम धेरै हाम्रो मागे राखेको। अनि त्यसपछि अनि उसले त्यो टिभीलाई शुद्ध त्यो टिभीको मालिकलाई पैसा दिएर यो इन्टरभ्यू चाहिँ नबजाइदिनु भनेर उहाँले बजाउनै दिनु भएन क्या। जुन ब्रोडकास्ट गरिसकेको पनि डिलिट गरे हो होइन, ब्रोडकास्टै हुन दिनु भएन उहाँले, कहीँबाट उहाँहरूले त्यहाँ बोल्दै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि। अब त्यो मान्छे त्यो टिभीको नाम लिएर म बेइज्जत गर्न चाहदिनँ होइन, नेसनल मिडिया मध्ये एउटा हो होइन। सो आई डोन्ट वान्ट टु हुन्छ नि ज्यास्मिनले हाम्रो बेइज्जत गर्यो वा सुमनजीले हाम्रो बेइज्जत गर्यो भन्ने म चाहदिनँ, तर अहिलेका मिडिया कर्मीहरू पनि एकदमै बिकाउ भइसके क्या, उनीहरू पनि पैसामा बिक्ने भइसके क्या। तर त्यस्तो हुनु हुँदैन, हामी चाहिँ न्यायको लागि हामीले बोल्नुपर्छ। हामीले हाम्रो सबैभन्दा शक्ति अहिले पछिल्लो समय न्यायालयले त कतिसम्म गर्छ भन्ने कुरा त हामीले देखि नै सकेका छौँ होइन। न्यायालय एउटा सशक्त पार्ट हो न्याय पाउनको लागि। अरू जुन ठाउँबाट जसले न्याय माग्दै पनि, जसले न्यायको लागि बोल्दै पनि न्यायालयले हामीलाई न्याय दिएन भने हामी हार्छौँ नै होइन। अनि त्यो भइसकेपछि मिडिया कर्मीहरूले उहाँले साथ दिनुभयो भनेदेखि हामीले साथ पाउने हो, होइन भनेदेखि त हामीले अरू कोहीबाट अब हामीले साथ पाउँछौँ वा सुमनजीले पनि साथ पाउनुहुन्छ भन्ने 1% पनि आश पनि गरेका छैनौँ। उहाँले जसलाई पनि पैसाबाट किन्न खोज्ने, इन्डाइरेक्टली उहाँले मलाई पनि पैसाबाट किन्न खोज्नु भएको रहेछ, तर उहाँको 1 रुपियाँ पनि पैसा चाहिँदैन मलाई। आई जस्ट वान्ट सुमनजीले न्याय पाउनुहोस् होइन। सुमन 1 रुपियाँ पैसा न सुमनजीलाई चाहिन्छ, न मलाई चाहिन्छ, न मेरो एनजिओलाई पनि चाहिन्छ होइन। उहाँले हरेक मान्छेलाई पैसाले किन्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुभयो होला, तर हामी पैसाले किन्ने मान्छेमा चाहिँ हामी पर्दैन। हुन्छ, अब यो तपाईँहरूको विस्तृत नै हामीले बुझ्यौँ होइन। हजुर, उहाँ चाहिँ अब भारतबाट चाहिँ नेपालमा विवाह गरेर आउनु भएको एउटा नारी हुनुहुन्छ र यत्रो वर्षसम्म दुःख पाउनु भएको रहेछ होइन। र साथमा एउटा छोरा 21 वर्ष भन्नुभयो होइन, 21 वर्षको छोरा। अब नागरिकता नहुँदाको अवस्थामा होइन काम गर्नुको अप्ठ्यारोपनहरू त्यो जस्तो गाह्रो त अब त्यो हामी सबै अनुभव गरेकै कुरा हो होइन। तसर्थ अब हाम्रो नेपाल सरकारले होइन, हाम्रो चाहिँ सर्वोच्चले पक्कै पनि उहाँलाई नेपाल सरकारको मात्रै गल्ती होइन यो होइन, जति युनिभर्सली महिलाको पीडाको कुरा अवश्य छ, तर पनि यो महिलाको केसमा चाहिँ सेन्सिटिभ भएर पक्कै पनि सुमनजीले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने हामी पनि आशा गरौँ। र अब हामी कार्यक्रम अन्ततिर छौँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हम केवल यही कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कानून बना है तो कानून तो सबके लिए एक समान है ना, तो सच्चाई के लिए तो कानून को आगे बढ़ना चाहिए ना। तो फिर इसको सजा क्यों नहीं हो रही है? क्यों भरावा में लोग बिक गए, भुटवल में बिक गए और यहाँ का केस ऐसे टरता जा रहा है। हम कब चले जाए, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। कब ये फैसला होगा, हमको कब न्याय मिलेगा? अगर कानून नहीं है नेपाल में तो वो फिर ऐसे बताइए हम क्या करेंगे? आप लोग बताइए ना। तपाईँले एक दिन अवश्य पनि कानुनको साथ तपाईँलाई मिल्नेछ, न्याय पाउनुहुनेछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीलाई कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु हुने दर्शकहरूलाई हरेक महिला हुन्छ नि, विश्वमै जति महिला हुनुहुन्छ होइन, हरेक महिलाहरू चाहिँ सुमन जस्तो हुनुपर्छ होइन। उहाँ अहिले पनि कति धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ जो बहुविवाह गरेर पनि अझै बहुविवाह
विवाहमै उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ के मेरो श्रीमानले बहुविवाह गरेर ल्यायो भनेर पनि उहाँहरूलाई प्रब्लम छैन। उहाँहरूले कुटाइ खाएर पनि उहाँहरू घरमा बसिरहनु भएको छ होइन। कतिजना त एटलिस्ट सुमनजीले म लड्छु भनेर उहाँ बाहिर त आउनुभयो नि त। सबै महिलाले सुमनजी जस्तो आँट गर्दैनथ्यो होला, सबै महिलाहरू बहुविवाहको विरुद्धमा मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने आँट गर्दैनथ्यो होला, सबैजना दहेजको विरुद्ध बोल्दैनथ्यो होला। तर उहाँ एउटा इन्डियन महिला होइन, नेपालमा बिहे गरेर आउनुभयो र म एउटा नेपाली भइरहँदाखेरि मैले जहाँको महिला भए पनि विश्वभरिका महिला जो अन्यायमा परे पनि कानुन सबैको लागि सम्मान हुनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई सहयोग गरेको हो होइन। इस केस को उठाने के लिए कई बार मेरे घर कई लोगों से हाल भेजा कि ये केस मतलब ले वापस ले ले। हम कहे हम केस वापस नहीं लेंगे। मेरे ऊपर कई तरीके से मतलब भेज के दबाव भी बनाया, लेकिन हमको ये केस उठाना रहता तो हम शुरू में करते ही नहीं। हमको ये केस जीतना, मेरा ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि इसको हम सजा दिलाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस केस की वजह से कई औरतों को कितना प्रेरणा मिलेगा। अगर इस केस को हम उठा लेंगे तो ये मेरे केस लड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। सुमनजी, तपाईँले अवश्य न्याय पाउनुहुनेछ, हामी यही आशा राखौँ। धन्यवाद यहाँलाई।